बताओ। क्रैश कोर्स में एनास्थीसिया में फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा पूरा, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बताओ फटाफट भाई, नहीं तो फिर सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं। दो मिनट का टाइम है। न्यूरोनी एनाटॉमी की बात कर रहा हूं मैं, कार्डियो की बात कर रहा हूं। चलो फिर आ जाओ, फिर कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। हम लोग बात करेंगे अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो ये जो बच्चे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, इसमें दो चीजें पढ़ी जाएगी। कार्डियो वर्ड का मतलब होगा हार्ट और वास्कुलर वर्ड का मतलब होगा ब्लड वेसल्स। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स के अंदर एक बात बता देता हूं पहले से मैं आपको, एक क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के हिसाब से ही पढ़े, ओके। क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम रहेगा तो मैं आपको वही चीजें डील करूंगा जो नॉर्सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी बातें जितनी भी होती है ना, कुछ ऐसे टॉपिक जो साथ में पढ़ा जाता है वो कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो नॉर्सेट के लिए जरूरी है, ओके। चलिए, तो ब्लड वेसल्स की बात करें, तीन ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में। एक होती है आर्टरी। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये जरूर याद रखना। सारी की सारी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। दूसरी होती है वेन। जितनी भी वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, याद रखिएगा। और तीसरी होती है बच्चे कैपिलरी, है ना। कैपिलरी का मतलब हुआ वह जगह, इसको एक्सचेंज ब्लड वेसल्स कहा जाता है। क्या बोलते बेटा? इसको एक्सचेंज ब्लड वेसल बोला जाता है। यही वह जगह होती है जहां से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। जहां से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज जो है ना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज है वो हमेशा इसी जगह से होता है। दैट इज योर कैपिलरी, ओके। तो कार्डियोवास्कुलर में एक तो पढ़ेंगे हार्ट और दूसरा क्या होता है? ब्लड वेसल्स। हार्ट दैट इज द सेंटर पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा हार्ट होता है दिस इज द सेंटर, बिल्कुल बीच में होता है सेंटर। पंपिंग ऑर्गन जो पंप करता है ब्लड को, क्या करता है बेटा? ब्लड को पंप करता है। सेंटर होगा, पंपिंग ऑर्गन होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर याद रखना। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे पहला फिजियोलॉजिकल ऑर्गन है वो हार्ट होता है ना। क्लियर है? तो क्या बोला हम लोगों ने? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इधर ही बात करूं मैं, है ना। किसकी बात करूं बच्चे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करता हूं मैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपके सामने दो बातें रखी है। कौन कौन सी? सबसे पहला यहाँ पर सेंटर में कौन है? हार्ट है। दिस इज द पंपिंग ऑर्गन, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ बॉडी। ईयर ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ओके, ऑलराइट। चलो मूव करते हैं फॉरवर्ड की तरफ। सबसे पहले बात करता हूं मैं हार्ट की। किसकी बात करूं बेटे? मैं हार्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर याद रखना, पहला क्वेश्चन आता है हार्ट का डेवलपमेंट। हार्ट का डेवलपमेंट कौन सी लेयर से होता है? यू मस्ट नो, हार्ट जो है इसका डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर मीजोडर्म से होता है ना। किससे होता है बेटे? हार्ट का डेवलपमेंट मीजोडर्म से होता है। और इस हार्ट को हम लोग बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्या बोलते बेटा इसको? फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ बॉडी बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ बॉडी। एंड थर्ड वन क्वेश्चन आता है कि बच्चे हार्ट के अंदर आप लोगों का मन किया कि सर पिनार्ड फिटोस्कोप से हार्ट बीट कब सुन सकते हैं? पिनार्ड फिटोस्कोप से आपको यदि हार्ट बीट लिसन करने का मौका मिलता है या लिसन करने को चाहते हो आप लोग, तो याद रखना पिनार्ड फिटोस्कोप से 20 वीक के बाद आप हार्ट बीट को सुन सकते हैं, आफ्टर द 20 वीक। और क्वेश्चन पूछे कि सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर से हार्ट बीट कब सुनेंगे हम लोग?
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर से हार्ट बीट तुम्हारी 10 वीक के बाद सुनी जा सकती है। ओके, 10 वीक के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर से पिनार्ड फिटोस्कोप से कब सुनते हैं बच्चे? दैट इज योर 20 वीक। और फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन तुम्हारा हार्ट है, और हार्ट का डेवलपमेंट कौन सी जर्मिनल लेयर से पूछा जाए? दैट मीन्स 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। तो हार्ट की जो हार्ट का डेवलपमेंट है वो कौन सी लेयर से होगा? देन यू मस्ट नो कि सर दिस कार्डिया इज डेवलप फ्रॉम द मीजोड्रम। हार्ट का डेवलपमेंट कहां से होगा बच्चे? मीजोड्रम से होगा। और ओवरऑल बॉडी में बोला जाए तो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन कौन है? हमारा हार्ट है। कौन है बेटे? फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन हार्ट है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट हार्ट बीट कब अपीयर होती है? क्या पूछे बेटा? फर्स्ट हार्ट बीट कब अपीयर होती है? तो फर्स्ट हार्ट बीट की बात करूं तो लगभग माना जाता है 22 से 24 डेज में फर्स्ट हार्ट बीट अपीयर होती है। किसी डे में 22 से 24 डेज में फर्स्ट हार्ट बीट है वो तुम्हारी अपीयर हो जाती है। ओके बच्चों, आपका कौन कौन सा सिलेबस हो गया बेटा मेरा कोर्स में? क्या क्या ड्यू है मुझे बता देना ना, क्या क्या हो गया मुझे बताना एक बार, ताकि उसी अकॉर्डिंग मेरे को टाइम मिल जाएगा। फार्मा तो बाकी सब हो गया, बाकी ऑल क्लियर। ठंडा होगी, ऑप्स होगी, साइकेट्रिक हो गई, कम्युनिटी होगी, रेस्पिरेटरी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, CHN हो गया। तो कुल मिला के मेरी एंट्री बाकी थी, बाकी सब की हो गई है ना। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आपका बेसिक लेवल बहुत अच्छा हो गया होगा। अब मेरे काम में सिर्फ आपको रफ्तार के साथ आगे बढ़ाना है ना। चलिए तो आ जाइएगा, हार्ट के बारे में बातें करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, ये जो बेटा हार्ट है ना, इस हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा हार्ट की पोजीशन के बारे में तो यू मस्ट नो कि ये तुम्हारा मान लीजिए हार्ट है बच्चे, है ना, ये हार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये हार्ट का अपेक्स होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये हार्ट का बेस होता है। आपसे पूछा जाएगा हार्ट का अपेक्स कौन बनाता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है ना। तो जो हार्ट का अपेक्स होता है ना वो याद रखना बच्चे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर होता है, वेरी इंपोर्टेंट के तौर पर। और हार्ट का बेस जो होता है वो याद रखना सेकेंड रिब्स के लेवल पर होता है। हार्ट का बेस सेकेंड रिब्स के लेवल पर होता है, और हार्ट का अपेक्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर होता है। ओके बच्चे, और अगली मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना है, जो हार्ट है ना बच्चे, ये मान लो तुम्हारा कोई पर्सन है ना, ये कोई पर्सन है और ये उसकी नेक है और ये उसकी थोरोसिक कैविटी है। तो ये मान लीजिए सेंटर में एक मिड लाइन है, दोनों तरफ लंग्स है। तो ये हार्ट जो है आपका, ये हार्ट इज प्रेजेंटिंग लाइक दिस, इस प्रकार से प्रेजेंट रहेगा, है ना। लेफ्ट में 2/3 होता है और राइट में 1/3 होता है। ओके, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट। तो आपसे पूछा जाए ना वेयर इज हार्ट योर लोकेटेड, तो आपको याद आंसर करना बेटा, द हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरोसिक कैविटी, है ना। कौन सी कैविटी में रहेगा? तो ये कैविटी कौन सी होगी तुम्हारी? दिस इज योर थोरोसिक कैविटी। हार्ट हमारा थोरोसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। कहां पर? तो इसके दोनों तरफ 2 लंग्स होते हैं ना, यहाँ पर 2 लंग्स है, एक लंग्स ये हो गया तुम्हारा और दूसरा लंग्स तुम्हारा बच्चे ये हो गया, ये 2 लंग्स हो गए। तो 2 लंग्स के बीच में हार्ट रहेगा, तो 2 लंग्स के बीच में जहाँ हार्ट प्रेजेंट रहता है ना, दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दिस इज द नॉन एज मीडियास्टिनम। ओके, तो अब मैं बोल सकता हूं कि हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरोसिक कैविटी बिटवीन 2 लंग्स इनटू द मीडियास्टिनम। इट लाइज मोर, लेफ्ट की तरफ ज्यादा होता है, राइट की तरफ कम होता है। एंड बेस एट द लेवल ऑफ सेकेंड रिब्स एंड अपेक्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ योर हार्ट। ये आपकी हार्ट की नॉर्मल पोजीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, थोड़ा उल्टा है, अपेक्स को नीचे माना जाता है, नॉर्मली ऊपर मानते हैं बट हार्ट में अपेक्स है वो नीचे माना जाएगा। अब यदि ये हार्ट ऐसे न होकर के मान लीजिए एक कोई पर्सन है और ये हार्ट ऐसे न होकर ऐसे हो जाता है, लाइक वाइज दिस, है ना, थोड़ा डिस्टर्ब गया, ये ऐसे मान लीजिए ये हार्ट ऐसे बढ़ गया, बिल्कुल उल्टा आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ओके,
दैट मीन्स हार्ट कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। किसमें बेटा हार्ट तुम्हारा पूरा का पूरा हार्ट है वो तुम्हारी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। और नॉर्मल हार्ट जो है ना, ये ऐसे पोजीशन जो होती है, दिस इज कॉल्ड लीवोकार्डिया। इसे क्या बोलते हैं, लीवो। तो आपका और हमारा मोस्ट ऑफ का हार्ट है वो लीवोकार्डिया होता है। यदि हार्ट इस प्रकार से उल्टा आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो अब पोजीशन तुम्हें क्लियर हो गई होगी। हार्ट इज लाइज इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स into media sternum। किसमें बेटा, ये मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट है। द बेस ऑफ हार्ट एट द लेवल ऑफ सेकंड रिब्स एंड अपेक्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ऑलराइट बेटे। बेटा सबको क्लियर, थम्स अप करो, थम्स अप कर दिया करो, है ना। चलो अब थोड़ा बहुत हार्ट के मेजरमेंट की बात करूं मैं, है ना। किसकी बात करूं मैं, आपके इस हार्ट के मेजरमेंट की मैं बात करता हूं। तो मेजरमेंट की बात करूंगा ना, तो ये जो हार्ट है ना हमारा, इस हार्ट लगभग 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर का होता है ना। 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर का हमारा है जो हार्ट प्रेजेंट रहता है। ओके, 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर का हमारा हार्ट होता है। और इसकी यदि वेट की बात करें, किसकी बात करें, वेट की, तो वेट है वो मेल में थोड़ा सा बड़ा होता है, 310 ग्राम के समथिंग आपका हार्ट होता है। और मैं बात करता हूँ किसकी, फीमेल की, तो ये लगभग 250 ग्राम होता है। मेल में 310 ग्राम होता है और फीमेल में आपका हार्ट है वो 250 ग्राम का होता है। ऑलराइट, चलिए अगली बात करते हैं। जो बेटा हार्ट है ना, इस हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग होती है। हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्डियम। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर। हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन के साथ साथ हार्ट को प्रिवेंट करती है ओवर डिस्टेंशन, कि हार्ट तुम्हारा ज्यादा डिस्टेंडेड नहीं हो जाए। ओवर डिस्टेंशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ये तुम्हारी जो कवरिंग होती है, दिस कवरिंग इज नोन एज द पेरिकार्डियम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग, इसमें ठीक है बच्चे, ज्यादा तो नहीं है ना, बता देना मेरे को आप लोग, है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स में स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है। मैं नॉर्मल कार्डियो आपको 45 आवर्स में पढ़ाऊंगा, नहीं सॉरी 45 नहीं, 35 से 40 घंटे में ना, 35 से 40 घंटे में। और वो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हार्ट, और क्योंकि 9 सेट सामने आ गया ना, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो फिर रेगुलर क्लास लेना, क्रैश कोर्स लेना ही नहीं है ना। क्रैश कोर्स तो उन्हीं के लिए होता है जिन्हें कुछ आता है या जो 9 सेट को टारगेट करके आगे बढ़ रहे, नहीं हमें 9 सेट फतेह करना ही है, उनके लिए है 9 सेट। चलिए, तो पेरिकार्डियम दैट इज प्रोटेक्शन करेगी। इस पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती है बच्चे, कितनी होती है, 2 लेयर। कौन कौन सी, एक होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, है ना, पैराइटल पेरिकार्डियम, और एक होती है विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम, ओके, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में, बिटवीन पैराइटल एंड विसरल एक स्पेस होता है, बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम एक कैविटी प्रेजेंट रहती है। क्या होती है बेटा, कैविटी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्पेस बोलते हैं। एंड इस स्पेस को कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, पेरिकार्डियल कैविटी। एंड इस कैविटी के अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में सीरस फ्लूइड होता है। याद रखिएगा, क्या बोला बेटा मैंने, स्मॉल अमाउंट सीरस फ्लूइड। अमाउंट कितना होगा, आप तो एनक्लेट सॉन्डर्स पढ़ोगे तो वहां तो लिखा हुआ है 5 से 20 ml, और बाकी आप लोग फिजियोलॉजी की कोई बुक पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है लेस देन 35 ml। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग सही कर देना कि इसमें राइट क्या माना जाएगा ना। ऑप्शन में यदि 5 से 20 हाईएस्ट लिखा हुआ है तो ये सही करना, और 35 ml लिखा हुआ तो ये सही करना। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर यहाँ पर मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है कि हार्ट की कवरिंग की बात करें, कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम। इसमें 2, ये क्या करती है, एक तो हार्ट को बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एक प्रिवेंट करती है ओवर डिस्टेंशन, है ना। और इसमें 2 लेयर है, बाहर की तरफ जो आउटर की तरफ होती है दैट इज द पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर की तरफ होती है दैट विल बी द विसरल पेरिकार्डियम।
पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या रहती है, कैविटी रहती है, स्पेस रहता है, क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। कैविटी में स्मॉल अमाउंट में सीरियस फ्लूइड होता है। एनक्लाइस होल्डर के अनुसार 5 से 20 ml फ्लूइड होता है। फिजियोलॉजी की बुकें बोलती है लगभग 35 ml तक इसमें फ्लूइड रहता है। दिस इज द कॉल्डेस्ट कवरिंग ऑफ पेरिकार्डियम। ओके बेटा, तो इसकी फोटो बना के समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये तुम्हारा हार्ट है। ओके, तो हार्ट के अंदर सबसे अंदर की जो लेयर होती है दैट इज नॉन एज एंडोकार्डियम, है ना। हार्ट की सबसे अंदर की लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर, है ना, इनर मोस्ट लेयर, ये हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एंडोकार्डियम। और इस एंडोकार्डियम के ऊपर हार्ट की सबसे 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 मोटी 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 हार्ट की सबसे मोटी लेयर जो हार्ट का 95% पार्ट बनाती है ना, ये जो तुम्हें लेयर मैंने काले कलर में आपके सामने शो की है ना, ये दिस इज द कॉल्ड इज मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर कहा जाता है। और ये हार्ट का 95% पार्ट बनाती है। एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम है ना, वो ये मायोकार्डियम ही करती है। और इस मायोकार्डियम के ऊपर एक और लेयर होती है हार्ट की। अगेन यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस लेयर। तो ये जो लेयर होती है ना, जैसे मैं इस कलर में आपके सामने शो करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं बेटे, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम, है ना। इस एपिकार्डियम को ही लेटर में हम जाकर के विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम बोला जाएगा। पहले एपिकार्डियम होती है, लेटर ऑन इट क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और फिर इसके बाद क्या होगा, एक स्पेस होगा और स्पेस के बाहर ये लिखिए, यू कैन सी वेरी क्लियरली, जो आपके सामने मैं ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो लेयर मैंने बनाई है ना, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल पेरिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, पैराइटल पेरिकार्डियम, है ना। ये क्या होगी तुम्हारी पैराइटल। और इस पैराइटल के बाहर की तरफ मैं देखूं ना, इस पैराइटल के बाहर की तरफ देखूं, यहाँ पर देखिए दिस वन, हल्का सा मैं इस प्रकार से इस पैराइटल के ऊपर बना रहा हूं, यू कैन सी वेरी क्लियरली। ये जो पैराइटल के ऊपर की लेयर बन रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फाइब्रस लेयर कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके हार्ट को। ओके, तो जब कवरिंग की बात करते हैं हार्ट की कवरिंग, तो कवरिंग में दो आएगी, कौन, सबसे बाहर पैराइटल, ये आउटर मोस्ट हो गई, है ना। सबसे बाहर क्या होगी, पैराइटल पेरिकार्डियम। फिर ये क्या हो गया, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी। ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा, दिस वन इज द पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। कैविटी में क्या बोला मैंने, 5 से लेके 20 ml या फिर 30 ml तक क्या भरा हुआ है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। तो मैं यहाँ इसमें देखो फ्लूइड भर देते हैं, अभी रुको, फ्लूइड को इस कलर का भर देते हैं, ये कलर ठीक रहेगा फ्लूइड का, है ना। चलिए, तो ये क्या है तुम्हारा बताओ, पूरा 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 पेरिकार्डियल कैविटी। और कैविटी में क्या भरा हुआ बच्चे, फ्लूइड भरा हुआ है हार्ट के चारों तरफ। ओके, और इस कैविटी के अंदर की तरफ जाते हैं, जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको और हमारे को क्या नजर आएगा बच्चे, तो यू कैन सी वेरी क्लियरली बच्चे, आपको दिख रहा है कि थोड़ा अंदर जाता, सबसे बाहर कौन है, दिस इज द पैराइटल पेरिकार्डियम, यू कैन सी वेरी क्लियरली। उसके बाद क्या आ गया, पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी में कितना है, 5 से लेके 20 ml तक फ्लूइड भरा हुआ है। अंदर गए तो ये क्या आ गया, एपिकार्डियम। इसी को लेटर ऑन हम क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम का पार्ट है और ये लेयर भी है। लेयर पूछे तो बोलना एपिकार्डियम, और कवरिंग पूछे तो बोलना इसको क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। फिर हार्ट के अंदर इतना बड़ा, सबसे बड़ा लेयर जो हार्ट का 95% पार्ट बनाता, दिस इज द मायोकार्डियम। और फिर अंदर की तरफ जाते सबसे इनर मोस्ट हार्ट की लेयर कौन सी होगी, एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम लेयर होती है ना हमारे हार्ट की, बेटे याद रखना, ये क्या करती है, कवर करती है किस किस को, कवर वाल्व एंड चैम्बर। हमारे हार्ट के वाल्व और चैम्बर को कवर करके रखती है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। और मायोकार्डियम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर ऑफ हार्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे हार्ट की कवरिंग के बारे में और हार्ट की लेयर के बारे में, सबको क्लियर है ना। हार्ट की कवरिंग, हार्ट की लेयर के बारे में सबको क्लियर हुआ ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं बच्चे, जो ये 20 में पढ़ी ना मायोकार्डियम, क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने डिस्कशन किया अबाउट द मायोकार्डियम। तो यू मस्ट नो वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक। द मायोकार्डियम जो होता है ना, दिस इज द मिडल एंड मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट।
ये हार्ट की मस्कुलर लेयर होती है। और मसल्स जहां भी होती है, मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना एंड रिलैक्सेशन करवाना। तो ये जो मिडल मस्कुलर लेयर है ये किसकी बनी होती है? तो यू मस्ट नो दिस इज मेड अप बाय द कार्डियक मसल्स टिश्यू। ये तुम्हारी कार्डियक मसल टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है, कार्डियक मसल टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है। और जो कार्डियक मसल टिश्यू की 5 प्रॉपर्टी तुम्हें याद करनी, पहली कौन सी? कार्डियक मसल टिश्यू जो होता है ना, दिस इज द इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। हार्ट बीट कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। दूसरी बात याद रखनी बच्चे, इसमें स्ट्राइटेड टाइप के मसल फाइबर होते हैं, है ना? क्या होते हैं बेटे? स्ट्राइटेड मसल फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। और तीसरा इसमें बच्चे ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है ना, ट्रोपोनिन। और चौथी बात, इसमें टाइटिन जीन इसको बनाता है। क्वेश्चन पूछे ना, टाइटिन जीन इसको बनाता है। कौन सा जीन बढ़ाएगा? तो याद रखना टाइटिन जीन इसको बनाता है। और पांचवी बात, ये फर्स्ट बात होगी, सेकेंड बात होगी, थर्ड बात होगी, फोर्थ बात होगी और फिफ्थ बात की बात करूंगा ना। मायोकार्डियम, सबसे पहले मैंने क्या बोला? जो मायोकार्डियम, दिस इज द इनवॉलेंट्री लेयर, दैट मींस नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इसमें स्ट्राइटेड टाइप के मसल फाइबर होते हैं, ट्रोपोनिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, टाइटिन जीन प्रेजेंट रहता है ना। इसके अलावा इसमें बच्चे इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जो और किसी में नहीं होती। इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब हुआ कि ये जो मान लो इसके मसल फाइबर है ना, किसी हार्ट की मसल फाइबर है, इन मसल फाइबर के अंदर बीच में इस प्रकार की कुछ ऐसी रिंग्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? किसी एक स्टिमुलेशन को दूसरे के पास भेज देती है। इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। दिस विल बी द नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। जो मायोकार्डियम में मिडिल मसल लेयर है, कार्डियक मसल टिश्यू का बना हुआ, इनवॉलेंट्री लेयर है, स्ट्राइटेड है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, टाइटिन जीन प्रेजेंट है और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहती है। ऑलराइट बच्चे, क्लियर है सबको? तो ये बात याद रखनी, ऑल अबाउट द मायोकार्डियम। अब कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मायोकार्डियम से रिलेटेड, वो भी आपको याद करनी है। कौन सी? तो पहली बात ये बेटा, कभी का नाम आ जाता है व्हाट इज द आइनोट्रोपिक एक्शन। तो जहां भी आप नाम सुनोगे आइनोट्रोपिक, इस वर्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब होते हैं बच्चे? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि आपको किसी डॉक्टर ने पूछा कि इस मरीज को आप पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग दे दो। कौन से दे दो? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। तो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स का मतलब क्या हुआ? ये दवाई देने के बाद हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। जैसे आपने सुना होगा डिसॉक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए क्रोनोट्रोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? कौन सा बेटे? कि सर क्रोनोट्रोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रोनोट्रोपिक वर्ड का मतलब होता है हार्ट रेट। अब कोई दवाई पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है तो हार्ट रेट को बढ़ाएगी, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है तो हार्ट रेट को कम करेगी। उसी प्रकार तीसरा वर्ड आता है ड्रोमोट्रोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बेटे ड्रोमोट्रोपिक वर्ड का मतलब होता है एवी नोड के थ्रू कंडक्शन। एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन होता है, जो मैं आगे टॉपिक लेने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक सॉरी। उसी प्रकार आता है बेथमोट्रोपिक। कि सर बेथमोट्रोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बेथमोट्रोपिक वर्ड का मतलब होता है एक्साइटमेंट ऑफ मायोकार्डियम, है ना, एक्साइटमेंट ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का जो एक्साइटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज बेथमोट्रोपिक। और एक वर्ड आता है लूसीट्रोपिक, वर्ड का मतलब क्या होता है? तो जहां भी नाम आ जाएगा लूसीट्रोपिक, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ मायोकार्डियम, रिलैक्सेशन ऑफ मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम रिलैक्स होती है दैट इज लूसीट्रोपिक, मायोकार्डियम एक्साइटमेंट होता है दैट इज बेथमोट्रोपिक, और एवी नोड के थ्रू कंडक्शन होता है दैट इज ड्रोमोट्रोपिक, हार्ट रेट होती है क्रोनोट्रोपिक और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज आइनोट्रोपिक एक्शन। ओके बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बोलना नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट बात। ये जो हमारी मायोकार्डियम होती है ना बच्चे, ये मायोकार्डियम दो काम करती है। क्या काम करती है? एक तो क्या करती है, ये रिलैक्स होती है ना। क्या होती है बेटे? रिलैक्स। रिलैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रीपोलराइजेशन। क्या बोला जाता है? जब भी रीपोलराइजेशन होगा तो रिलैक्स होगी। वेरी पहले ये याद रखना है, मायोकार्डियम में जब भी रीपोलराइजेशन होता है और रीपोलराइजेशन होने की वजह से मायोकार्डियम होती है रिलैक्स, और रिलैक्स वर्ड को बोला जाता है डायस्टोल। तो आपसे पूछेंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डायस्टोल करवाता है, तो बस आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगा बट इतना जरूर याद रखना है कि जब भी आपका पोटेशियम इफ्लक्स होता है, पोटेशियम बाहर आता है ना, उस वजह से ऐसा होता है। पोटेशियम
सेल से बाहर आता है तो पोटेशियम मसल्स को हमेशा रिलैक्स करवाता है। उसी प्रकार दूसरा क्या होता है मसल में डीपोलराइजेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये डीपोलराइजेशन का क्या मामला है। तो जब भी हार्ट की मसल में डीपोलराइजेशन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करती है और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को बोला जाता है सिस्टोल। अब आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, तो मैं बता देता हूं फटाक से। डीपोलराइजेशन हमेशा होता है सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से, है ना। किस वजह से बच्चे? सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से होता है डीपोलराइजेशन। और एक आता है इसमें प्लेटिव फेज क्या होती है। तो जो प्लेटिव फेज होती है इसमें कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है ना, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। अब ये पूरा समझाने में तो हमारे पास समय नहीं है कि आपको समझा पाए। अभी तो बड़े बड़े तौर पर आपको इतना डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीपोलराइजेशन, तो आपको क्या बोलना है? सर वेंट्रिकल नहीं, हम हार्ट रिलैक्स करता है उस वर्ड को बोलते हैं डायस्टोल, और डायस्टोल को बोला जाता है रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डायस्टोल को रीपोलराइजेशन बोलते हैं। किस वजह से होता है? पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से, है ना। पोटेशियम का इफ्लक्स का मतलब पोटेशियम का सेल से बाहर आना। पोटेशियम का क्या बोला बच्चे मैंने? पोटेशियम का इफ्लक्स होता है ना। पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से ऐसा होता है डायस्टोल। और डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, और ये होता है सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से। और प्लेटिव का मतलब होता है वह फेज जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम इन्फ्लक्स। और यहाँ पर एक बात और याद रखना, मायोकार्डियम का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? क्या बेटा? मायोकार्डियम का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? मतलब जब मायोकार्डियम रिलैक्स होता है तो इसके अंदर करंट कितना होता है? तो ये भी याद रखना, -90 मिली वोल्ट। कितना बच्चे? -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है किसका? मायोकार्डियम का। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, डीपोलराइजेशन होगा तो करंट कितना होगा? तो +20 मिली वोल्ट। कितना हो जाएगा? +20 मिली वोल्ट। डीपोलराइजेशन क्यों होता है? सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से। फिर कॉन्ट्रैक्शन क्यों करता है? कैल्शियम की वजह से, है ना। ये जो कैल्शियम है ना, ये क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और वापिस रिलैक्सेशन क्यों होता है? पोटेशियम के बाहर निकलने की वजह से, दैट इज नॉन एज डीपोलराइजेशन। ये याद रखना बच्चे, बोलना मत है। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हार्ट की मसल है, ये -90 मिली वोल्ट करंट था इसमें। क्या था बेटा? -90 मिली वोल्ट करंट था। दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस करंट को हमें कहां तक लेके जाना है? हमें ले जाना है +20 मिली वोल्ट तक। और +20 मिली वोल्ट को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? डीपोलराइजेशन। +20 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट क्या है? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहां लेके जाना है? +20 मिली वोल्ट तक। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइजेशन। कैसे होगा? तो ये सब होता है ड्यू टू द सोडियम इन्फ्लक्स। सोडियम इन्फ्लक्स बाय स्लो एंड फास्ट चैनल। इसमें कुछ चैनल होते हैं सेल के ऊपर, वो खुल जाते हैं, उस वजह से सोडियम सेल के अंदर जाता है, इसलिए करंट -90 मिली वोल्ट से +20 मिली वोल्ट पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। दिस विल बी द नॉन एज डीपोलराइजेशन। फिर हल्का सा कर्व नीचे आता है ऐसे, और फिर ऐसे होता है। तो ये जो हल्का सा कर्व नीचे आया, दिस इज कॉल्ड एज अर्ली रिपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अर्ली रिपोलराइजेशन। और अर्ली रिपोलराइजेशन होता है हल्का सा ट्रांजिएंट पोटेशियम इफ्लक्स। ट्रांजिएंट पोटेशियम इफ्लक्स, हल्का सा पोटेशियम बाहर आता है, इस वजह से कर्व नीचे आ जाता है। और ये जो यहां से यहां तक का मामला है, यू कैन सी वेरी क्लियरली, यहां से यहां तक का मामला है, इसको बोला जाता है प्लेट्यू। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेट्यू। यहाँ इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? प्लेटिव रिफ्रैक्टिव बोला जाता है। ये होता है कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से, और इसके बाद ही हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और ये वापिस जो फाइनली नीचे आ गया कर्व, है ना, इसको बोलते हैं फाइनल रिपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फाइनल रिपोलराइजेशन। और ये फाइनल रिपोलराइजेशन जो होता है वो किस वजह से होता है? पोटेशियम का फाइनल इफ्लक्स हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो एक कर्व थोड़ा सा याद रखना। बोर्ड कलर सही नहीं है क्या बच्चों? बोर्ड कलर सही नहीं है क्या? बोर्ड का कलर सही नहीं है क्या? एक्चुअली क्या है ना, मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा इसकी, मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ दूंगा क्लास खत्म होते ही। तो पीडीएफ व्हाइट बोर्ड में होगी तो आपको अच्छी दिखेगी, ब्लैक में होगा तो फिर नहीं दिखेगा ढंग से। थोड़ा सा मेरे को, मैं थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ।
क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ इसके अंदर, हल्का, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा। ये लो, अब ठीक है ना? अब देखो, अब ठीक है क्या? मिस्ती ठाकुर, चलिए, तो ये बात याद रखनी बेटा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से एक बार बता रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेट होकर आप लोग देखिएगा। क्या देखना है? यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जो हमारा हार्ट जो होता है, जो हमारा कार्डिया होता है, कार्डिया, इसे मैंने क्या बोला? हार्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जब हार्ट की मसल रिलैक्स होती है, अंदर करंट कितना होगा? -90 मिली वोल्ट। अब इस -90 मिली वोल्ट को, -90 मिली वोल्ट को आपको कहां तक पहुंचाना है? +20 मिली वोल्ट। तो जब करंट माइनस से प्लस में गया तो इस वर्ड का नाम क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं, सेल के अंदर बाहर से सोडियम अंदर भेजते हैं, है ना? आप सबको पता होगा, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ यू नो वेरी वेल कि जैसे कोई सेल होती है हमारी बॉडी में, तो सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और बाहर सोडियम ज्यादा होता है। अब यदि अंदर पोटेशियम होता है भी नेगेटिव करंट है, तो हम क्या करेंगे? सोडियम में पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम को सेल के अंदर भेज देंगे, और सोडियम जब सेल के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, और पॉजिटिविटी बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? करंट चेंज, और करंट चेंज हुआ मतलब क्या हुआ? वहां पर डीपोलराइजेशन हो गया। होगा क्या नहीं होगा बच्चे? और करंट कितना हो गया? +20 मिली वोल्ट तक। जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है, तुरंत अंदर से जो पोटेशियम होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। अब पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा तो करंट फिर से कम होगा, बट जैसे हल्का सा पोटेशियम कम होता है, इतना सा कम होता है, तुरंत पोटेशियम को काउंटर करने के लिए, पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पोटेशियम बाहर आ रहा है, कैल्शियम अंदर जा रहा है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव बाहर आ रहा है, दूसरा पॉजिटिव अंदर जा रहा है, तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज, तो यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? इसको प्लेट्यू कहा जाता है। और प्लेट्यू यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसमें क्या होगा? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, और फिर फाइनली यहाँ पर आते आते कैल्शियम अंदर जाना बंद हो जाता है। यहाँ सोडियम बंद हो गया अंदर जाना, यहाँ कैल्शियम बंद हो गया, बट पोटेशियम यहाँ से कंटिन्यू क्या होता है? बाहर आता रहता है, और पोटेशियम बाहर आता रहेगा तो फाइनली करंट फिर से क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और क्या हो जाएगा? फाइनल रिपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा बेटे? फाइनल रिपोलराइजेशन हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट सुन लीजिए कि बताइए जब हार्ट में रिपोलराइजेशन होता है तो क्या इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होते हैं? तो याद रखना, रिपोलराइजेशन के अंदर पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। जब डिपोलराइजेशन होगा तो हार्ट में क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, और जब प्लेट्यू हो जाएगी तो क्या होगा? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। मैंने अलग से भी तुम्हें लिखवा रखा है। ओके, ऑल राइट बच्चे, क्लियर है बेटा? नाउ इज इट क्लियर? चलो, अब अगली बात करते हैं बच्चों। ये जो हमारा हार्ट होता है ना, इस हार्ट के अंदर हार्ट की डेफिनेशन होगी, हार्ट की पोजीशन होगी, हार्ट का मेजरमेंट हो गया, हार्ट का वेट हो गया, हार्ट की लेयर होगी, हार्ट की कवरिंग होगी। ऑल राइट?